तो हमारे पास NIOS का ये मटेरियल है, ब्लॉक 503, कोर्स 503, ब्लॉक 2 और DLED का ये पाठ्यक्रम है। और ब्लॉक 2 के बारे में जिसमें बताया गया है भाषा अधिगम से जुड़े कौशल। ठीक है, तो ये जो इसमें यूनिट 4 है, इसमें सुनने और बोलने के कौशल के बारे में है। यूनिट 5 में पढ़ने और लिखने के बारे में है। और यूनिट 6 के 4 मूलभूत भाषा कौशलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये समझाते हुए कि ये कौशल एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं। सामग्री जो है इसकी वो अर्थपूर्ण संदर्भों और समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से भाषा सीखने की आवश्यकता पर जोर देती है। साथ ही ये भी बताती है कि पारंपरिक टुकड़ों में सीखने के तरीकों की क्या कमियां हैं। अंततः इन इकाइयों में बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करके भाषा शिक्षण को आनंददायक और स्वाभाविक बनाने के लिए शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया गया है। ठीक है, तो ब्लॉक 2 है ये। ठीक है, प्रमुख स्किल्स क्या क्या होती हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, ये ऑर्डर से चलता है। तो ये पूरा अध्याय इस बात पर जोर देता है कि बच्चे के लिए भाषा सीखने की प्रक्रिया में गलतियाँ, यानी कि मिस्टेक कर रहा है बच्चा, एरर कर रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इसेंशियल फेस होता है उसके लिए वो। और उसकी गलतियाँ उनकी नासमझी नहीं है, वो इग्नोरेंस नहीं है, बल्कि वो उनके ज्ञान को दर्शाती हैं। ठीक है, कि वो कितना जानते हैं नॉलेज को। ठीक है, तो 3 यूनिट को हम एक एक करके जानते हैं। लिसनिंग और स्पीकिंग, सुनना और बोलना। तो इसमें है एक आपसी संबंध। सुनना और बोलना यानी लिसनिंग और स्पीकिंग अलग अलग कौशल नहीं है, बल्कि पैरेलल प्रोसेस है, ये समानांतर प्रक्रियाएं हैं। जब आप बोलते हैं तो आप खुद को सुनते भी हैं। ठीक है, भाषा सीखने के लिए। और जब सुनते हैं तभी आप बोल पाते हैं, मतलब आप सुन के ही सीखते हैं और बोल पाते हैं। ठीक है, तभी आपने देखा होगा कि जो इंसान बचपन से उसको सुनने में दिक्कत है या वो सुन नहीं पाता है, तो वो बोलना भी नहीं सीख पाता है, यानी वो गूंगा भी हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो जब आप बोलते हैं तो ये सुनने की प्रक्रिया भी उस वक्त हो रही होती है। तो भाषा सीखने के लिए केवल शब्दों को सुनना या दोहराना काफ़ी नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है समझना, अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो ऐसे तो कोई भी भाषा है, जो भाषा आपको आती नहीं वो भी सुन लो, उर्दू सुन लो। उर्दू तो चलो हिंदी से मिलती जुलती है, ऐसी कोई टर्किश भाषा आपके आगे कोई बोलने लग जाए, आपको समझ ही नहीं आएगी। तो समझ भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सुन के समझना। सुनने का मतलब सिर्फ आवाज़ें, साउंड सुनना नहीं है, बल्कि उसमें मीनिंग क्या है, वो अर्थ क्या दे रहा है, उसका अर्थ निकालना भी उसमें शामिल होता है। तो हम 2 तरीक़ों से अर्थ समझते हैं। पहला शब्दों को डिकोड करके, ठीक है, यानी समझकर, और दूसरा प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस ज्ञान के आधार पर मीनिंग का अनुमान लगाकर, ठीक है, अर्थ निकाल कर। तो ये है 2 तरीके से, शब्दों को डिकोड कर और प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके मीनिंग निकालने पर। फिर बोलने का मतलब क्या होता है? बोलना सिर्फ शब्दों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन नहीं है। बोलने से पहले हम अपने मन में योजना बनाते हैं कि क्या और कैसे बोलना है, और ये कॉन्टेक्स्ट और सुनने वाले पर भी निर्भर करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में किसको क्या बोलना है। ठीक है, फिर उसके बाद कक्षा में संवाद, डायलॉग इन क्लासरूम। डायलॉग या बातचीत भाषा सीखने का एक अनोखा माध्यम है। ठीक है, यूनिक मीन्स ऑफ लर्निंग है। तो टीचर्स को बच्चों को बोलने और सुनने के भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करनी चाहिए, ताकि वे बिना किसी दबाव के अपने विचार और अनुभव व्यक्त कर सकें। ठीक है, तो ये डायलॉग भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है लैंग्वेज के स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, और सुनने और बोलने में। फिर उसके बाद शुद्धता बनाम प्रवाह, यानी एक्यूरेसी वर्सेस फ्लुएंसी। बच्चों के भाषा सीखने की प्रक्रिया में शुरुआत में एक्यूरेसी से ज़्यादा फ्लुएंसी पर जोर देना चाहिए। ठीक है, वो फ्लुएंट बोले। ठीक है, यानी कि वो बिना रुके अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। ठीक है, एक्यूरेसी तो बाद में भी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, व्याकरण और शब्दावली की शुद्धता जो है वो बाद के स्तरों में भी डेवलप कर ली जाती है। लेकिन अगर उसको शुरू में ही प्रेशराइज़ कर दिया गया एक्यूरेसी पे, तो वो बोलना ही कम कर सकता है, अंडर कॉन्फिडेंट हो सकता है वो। ठीक है, कि गलतियाँ हाईलाइट हो रही है। फिर उसके बाद यूनिट 5 जो है वो रीडिंग के बारे में है।
पढ़ने का व्यापक अर्थ बताया गया है इसमें, वाइडर मीनिंग ऑफ रीडिंग। तो पढ़ना सिर्फ अक्षरों को पहचानना या पाठ को जोर से पढ़ना, रीडिंग अलाउड नहीं है। ये क्रिएटिव एंटरप्राइज है जिसमें लिखे हुए टेक्स्ट को के मीनिंग को एब्जॉर्ब करना सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो लिखा हुआ है उसके अर्थ को एब्जॉर्ब करना, आत्मसात करना। ठीक है, कि उसका मतलब क्या है। फिर उसके बाद कुशल पाठक, फ्लुएंट रीडर कौन होता है? कुशल पाठक, फ्लुएंट रीडर हर अक्षर या शब्द को विस्तार से नहीं देखता बल्कि चंक्स में पढ़ता है वो। ठीक है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ता है। ठीक है, वह अपने प्रायर एक्सपीरियंस, पूर्व अनुभव और एंटिसिपेशन, गैसिंग का उपयोग करके अर्थ बनाता है। ठीक है, मतलब वो प्रीवियस उसकी जो एक्सपीरियंस होते हैं उसका अनुमान लगा के, उसका यूज़ करके वो उसका अर्थ बनाता है। फिर उसके बाद इसमें टीचिंग मेथड्स के बारे में बात करी गई है, शिक्षण के तरीके क्या क्या होते हैं। तो पारंपरिक तरीके जैसे कि अक्षरों को रटना, रोट मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजिंग लर्निंग, मेमोराइजिंग लेटर्स। ठीक है, रोट मेमोराइजिंग लेटर्स, वर्ड बाय वर्ड, शब्द दर शब्द पढ़ना। ठीक है, या तुरंत गलतियाँ बताना। ठीक है, ये शिक्षण की तकनीक है, या तो उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना या तुरंत गलतियाँ बताकर या लेटर्स को रटवा कर। ठीक है, तो ये बच्चों में पढ़ने की क्षमता विकसित करने में बाधाएं पैदा करती हैं, ये जो पुराने मेथड है रोट मेमोराइजेशन, वर्ड बाय वर्ड और गलतियां बताते रहना। अब प्रभावी कैसे हो सकता है? हम प्रभावी शिक्षण, इफ़ेक्टिव टीचिंग कौन सी होती है? तो पढ़ने को सीखने के लिए सामग्री, यानी पढ़ने को सीखने के लिए, यानी कि कोई चीज़ वो सीखे पढ़ के, ऐਵੇਂ ही नहीं पढ़े जाए हो, उसका अर्थ उसे पता नहीं चल रहा और वो पढ़ते जा रहा है। तो सामग्री मीनिंगफुल होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, चैलेंजिंग होनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, चुनौतीपूर्ण, और ताकि बोरिंग ना लगे, और बच्चों की परिचित भाषा और कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, यानी संदर्भ से जुड़ी होनी चाहिए। बच्चों को पढ़ने के अपॉर्चुनिटीज़, अवसर दिए जाने चाहिए, और पढ़ना एक जॉयफुल प्रोसेस होना चाहिए, आनंददायक प्रक्रिया बनानी चाहिए। ठीक है, टीचर को। फिर इसका संबंध क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है रीडिंग और राइटिंग में? तो ये रीडिंग और राइटिंग अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं हैं, ये आपस में जुड़े हुए और पूरक हैं एक दूसरे के। ठीक है, लिखते हैं तो हम पढ़ते भी हैं, पढ़ते हैं तभी हमें लिखना आता है। ठीक है तो ये एक दूसरे के इंटरलिंक्ड है और कॉम्प्लीमेंट्री है। इसके बाद यूनिट 6 में राइटिंग के बारे में है। तो राइटिंग का अर्थ, मीनिंग ऑफ राइटिंग, लिखना भाषा कौशल के सबसे अंत में विकसित होता है। ठीक है, सबसे लास्ट में बच्चा लिखना सीखता है। यह वह माध्यम है जिनका उपयोग बोले गए संदेश, स्पोकन लैंग्वेज को सिंबल के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी सिंबल्स का यूज़ करके उसको लिखा जाता है। ठीक है, शुरुआती कौशल। अब बिगिनिंग स्किल्स क्या क्या होती हैं? लिखने से पहले बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि बारीक मोटर कौशल का विकास जरूरी है, जैसे कि पेंसिल पकड़ना, ड्राइंग करना। ठीक है, फिर उसके बाद अर्थपूर्ण लेखन सबसे पहले तो अपने वो फाइन मोटर स्किल्स उसकी होनी चाहिए, उंगलियां उसकी सही से पेंसिल को या कोई भी ऐसी बारीक चीज़ जो लिखने में काम आए वो पकड़ सके। ठीक है, फिर उसके बाद अर्थपूर्ण लेखन, मीनिंगफुल राइटिंग, बच्चों को अक्षरों या वर्णमाला की थकाऊ पुनरावृत्ति कराने के बजाय उन्हें मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट्स, अर्थपूर्ण संदर्भों में अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छी लिखावट। गुड हैंड राइटिंग से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि लेखन लेजिबल हो, यानी सुपाठ्य हो, और ल्यूसिड हो, स्पष्ट हो, और ब्रीफ हो, यानी संक्षिप्त हो। ठीक है, ताकि रीडर जो है, यानी जो पढ़ने वाला है, वो उसको आसानी से पढ़ के समझ सके। ठीक है, तो इसके बाद गलतियां जो बच्चे करते हैं लिखते वक्त, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, गलतियों का महत्व होता है। तो स्पेलिंग में या तो बच्चे गलती करेंगे या ग्रामर में, व्याकरण में गलती करेंगे, तो ये बहुत स्वाभाविक है। ठीक है, क्योंकि लिखित भाषा और बोली जाने वाली भाषा में अंतर होता है। ठीक है, आई राइट लेखन का मुख्य उद्देश्य मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, यानी अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति और कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये था
मीनिंगफुल होना चाहिए, वो ज़्यादा प्रेशर नहीं बनना चाहिए, नेचुरल माहौल बना के नेचुरल एनवायरनमेंट में उनको सिखाना चाहिए। तो लिसनिंग और स्पीकिंग से यही था, इसमें फ्लुएंसी वगैरह पे जोर दिया गया है। तो ये समरी थी शॉर्ट में। तो इसी तरह हम शॉर्ट में हर एक ब्लॉक करते रहेंगे।